हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं सेट नंबर 7 ऑफ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा जो आज का आर्टिकल है ये बात करता है अबाउट एन इनविजिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर एक ऐसी क्राइसिस आई हुई है जो इनविजिबल है, जो हमें नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या बताया हुआ है कि स्टेट जो है हमारा, यानी हमारी गवर्नमेंट जो रिच है और जो मिडिल क्लासेस हैं वो बिल्कुल इनडिफरेंट है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और धीरे धीरे मिलियंस ऐसे लोग हैं इंडिया में जो कि हंगर और पॉवर्टी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू द पेंडेमिक। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं इंडिया की जो लेबर है, ठीक है, जिसके बारे में अभी बहुत सारा बवाल मचा था पेंडेमिक के टाइम में। ठीक है, तो वो एकदम से डिसअपियर हो गई है, वो आजकल टीवी की स्क्रीन पर भी नहीं आ रही, अखबारों में भी उसके बारे में कुछ भी नहीं आ रहा है कि लेबर का क्या हुआ, वो लोग कैसे अपना जीवन निकाल रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, इस बारे में कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कंट्री जो है जैसे ही अनलॉक हुई है वैसे ही जो माइग्रेंट की प्रॉब्लम्स थी वो सारी खत्म हो गई हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो मास हंगर की, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही थी वो पास हो गई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि ये जो पूरी तरह से डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ है, इस तरह से पूरा एक लॉकडाउन जो हमने लगाया था कंट्री में, उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है इनकी लाइफ्स पे, और हमारी कंट्री जो ऑलरेडी रिसेशन में थी, जो ऑलरेडी उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी डाउन चल रही थी, उसकी वजह से हमें बहुत टाइम तक इस चीज के इम्पैक्ट्स देखने पड़ेंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो सफर करने वाले वो पुअर हैं, और इसलिए जो स्टेट है या गवर्नमेंट है, रिच है, और जो मिडिल क्लासेस हैं उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ऑथर कह रहे हैं कि दे आर स्लिपिंग डीपर इनटू द वांट, यानी कि पहले से ही वो बहुत बुरी हालत में थे और अब उनकी हालत जो है वो और ज्यादा खराब हो गई है। ठीक है, अब ऑथर एग्जाम्पल दे रहे हैं ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना। ये कहा जा रहा है कि वहां पर एक सबसे बड़ा क्रिमेशन ग्राउंड है जहां पे लोगों को गाड़ा जाता है उनकी डेथ होने के बाद में। वहां पे 4,000 होमलेस लोग रहते हैं। ठीक है, ऐसी जगह पर 4,000 होमलेस लोग रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल टाइम्स में अगर यहाँ पे पेंडेमिक नहीं आया होता तो उनको कैजुअल वेज वर्क मिल जाता। ठीक है, जनरली कंस्ट्रक्शन वर्क मिल जाता या कहीं खाने पीने की जगह पे मिल जाता, तो उस टाइम भी वर्क उनका अनसर्टन हुआ करता था, यानी कि उस टाइम भी वर्क उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा ये जरूरी नहीं था, और हमेशा जनरली अंडर पेड होता था, उनको पैसे उसके कम मिलते थे। फिर भी उनको उनकी ये हालत होती थी कि वो हंगर को कम से कम अपनी खत्म कर देते थे, या खाना तो एटलीस्ट वो अफोर्ड कर ही सकते थे। और जनरली अगर खाना अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो वो खाना खा लेते थे रिलीजियस जगहों पर। ठीक है, जनरली जो गुरुद्वाराज है, टेम्पल्स, दरगाह, वहां पे जनरली खाना बनता है रोज, तो वहां पे से खाना खा के वो अपना गुजारा चला देते थे। ठीक है, तो ऑथर कहते हैं कि वो उनसे मिले थे रिसेंटली, और ये कहा जा रहा है कि उनका जो डेस्परेशन है वो हम देख ही नहीं सकते, इतना बुरी हालत हो रखी है उनकी। ठीक है, अभी भी उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, और इसके अलावा जो उनका सबसे मेन बेसिक सोर्स था जहां से उनको खाना मिलता था, जो श्राइन्स थी, रिलीजियस प्लेसेस थी, वो सब बंद हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत कम जगह है जहां से उन्हें चैरिटी मिल पाती है। ठीक है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक चालू करी थी फ्री कुक्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, ये भी अब काफी हद तक खत्म हो चुका है। एक टाइम पर जब ये पीक पर था प्रोग्राम, तब ये कम से कम 10 लाख लोगों को खाना खिला रहा था इन 1000 सेंटर्स थे दिल्ली में, दिल्ली के आसपास, और वहां पर 10 लाख लोगों को खाना खिलाया जाता था। ठीक है, तो ऑथर कहते हैं कि मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि लोगों को फोर्स किया जाता था कि आप लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो, सिर्फ एक छोटा सा आपको एक प्लेट मिलेगी, उसके अंदर आपको खाना मिलेगा, उसके लिए आपको घंटों तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ता हो। तो ये काम जो है दिल्ली गवर्नमेंट और ज्यादा कंपैशन और ज्यादा रिस्पेक्ट से कर सकती थी, लेकिन फिर भी जो काम हुआ था वो गलत नहीं था, काम अच्छा किया गया था, और ये एक लाइफ लाइन बन चुकी थी उन लोगों के लिए जिनके पास कोई काम नहीं था या जो मास हंगर से सफर कर रहे थे, जो बहुत दिनों से जिन्होंने कुछ नहीं खाया था। ठीक है, अब ये लाइफ लाइन जो है वो भी बंद हो चुकी है, तो अब इन लोगों के पास, जो होमलेस हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं बचा है एक्सेप्ट प्राइवेट चैरिटीज। ठीक है, सिर्फ ये इन्हीं चैरिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी हंगर के लिए। ठीक है, अब ऑथर कहते हैं कि उनके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने दूसरी सिटीज में भी होमलेस लोगों से वो मिलकर आए हैं, उनकी हेल्प करी है, और उन्होंने राइट टू फूड कैंपेन चलाया था, जिसके वजह से उन्होंने पूरी कंट्री के अंदर उन्होंने खाना बांटा था। तो वहां पर उन्होंने देखा कि सब जगह पे कंडीशन जो है वो इससे भी ज्यादा बुरी है कंट्री के अंदर।
तो ऐसी ऐसी कम्युनिटीज हैं कंट्री साइड में, जैसे कि फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट्स, हिल्स, मतलब इतनी छोटी छोटी जगह जहां पर कोई काम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, दलित घेटोज, जहां पर नॉर्मल टाइम में वो लोग सरवाइव करते थे ऑन द एज ऑफ हंगर, बिल्कुल एज पे होते थे वो हंगर के, मतलब बहुत कम खाना उनको मिल पाता था। और वो डिपेंड किस पे करते थे? वो डिपेंड करते थे माइग्रेंट्स पे। यानी कि कोई एक घर होता था जहां पे लोग फॉरेस्ट में कहीं रह रहे हैं, तो उसमें से कोई एक या दो बेटे जो हैं वो कहीं माइग्रेट करके दिल्ली या मुंबई इस तरह बड़ी किसी शहर में चले जाते थे, वहां पे काम करके जो उनको पैसा मिलता था वो उनको घर पे भेज देते थे, जिसकी वजह से इन लोगों का हंगर जो है वो खत्म हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये सिनेरियो हो गया है कि अब इन्हीं लोगों को जो ये फॉरेस्ट में रहते हैं, जिनके पास खुद के पास खाने का कुछ नहीं है, उनको अब फीड करना पड़ेगा उन माइग्रेंट्स को जो इन जगहों से रिटर्न कर रहे हैं। यानी कि इनके पास खुद के पास कुछ खाने का नहीं है, अब इनको माइग्रेंट्स को भी फीड करना पड़ रहा है, ठीक है। जो जनरली कैजुअल डेली वेज वर्कर्स होते थे, वीवर्स, आर्टिसन, जो छोटे मोटे ये जो काम करते थे, रिक्शा पुलर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, इन सब का काम पूरी तरह से बंद हो चुका है, ठीक है। पहले भी उनकी लाइफ जो थी वो इतनी आसान नहीं थी, वो बहुत प्रिकेरियस थी, ठीक है, अच्छी नहीं थी उनकी लाइफ, लेकिन अब वो और ज्यादा स्लिप कर चुके हैं मच डीपर इनटू द वांट, ठीक है। अब मिलियंस ऐसे नए एंट्रेंट्स हैं, यानी कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी, जैसे कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनकी एंटरप्राइजेस ने निकाल दिया है, छोटे मोटे जो खाने पीने की चीजें खोल लेते थे, या डोमेस्टिक वर्कर्स थे, सेक्स वर्कर्स थे, गिग इकोनॉमी में जो थे, जो भी थे, टीचर्स थे जो छोटी मोटी कोचिंग्स ले लिया करते थे, या फिर प्राइवेट ट्यूशंस ले लिया करते थे, ये सारे जो लोग हैं ये नए एंट्रेंट्स हैं इन द रैंक्स ऑफ द हंगरी, क्योंकि अब इनका काम जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है, इनके पास कोई जॉब नहीं है, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये भी हंगर की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो वर्कर्स हैं, और इसके अलावा मिलियंस ऐसे वर्कर्स हैं जो अब नए तरीके सीख रहे हैं फॉर लिविंग इनटू क्रॉनिक हंगर, यानी कि क्रॉनिक हंगर के साथ जीना सीख रहे हैं ये लोग, ठीक है। इनको सीखना पड़ रहा है क्योंकि इन्हें कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए। पहली चीज जो ये करते हैं वो ये है कि वो न्यूट्रिशियस खाने को हटा देते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशियस खाना जनरली अनअफोर्डेबल होता है इनके लिए। जैसे कि न्यूट्रिशियस चीजें क्या होती है, दाल होता है, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीजें वो अपनी डाइट में से हटा देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, वो जनरली वो चीजें खरीदते हैं खाने की जो कि उनके लिए अफोर्डेबल होती है, जैसे राइस है या वीट है, ये सब चीजें जो है, प्याज है, ये सारी चीजें वो खरीदते हैं और खा लेते हैं। तो कई सारी फैमिलीज जो है उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि वो कोर्स राइस और रोटी विद सॉल्ट खाते हैं, ठीक है, क्योंकि यही सबसे सस्ती चीज है जो उनको मिल सकती है, ठीक है। और दूसरा स्टेप जो है वो ये होता है कि वो अपना फूड इनटेक भी कम कर दे, यानी कि पहली वो न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा रहे, उसके बाद भी वो जो फूड इनटेक कर रहे हैं उसको वो कम कर देंगे। उसके बाद क्वांटिटी तो कम खाएंगे, साथ ही साथ में नंबर ऑफ मील्स भी वो कम कर देते हैं, यानी कि अगर हम नॉर्मली एक दिन में 3 मील्स खाते हैं तो वो दिन की 1 मील खाएंगे, उसके अंदर भी 1 रोटी खाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर वो इस तरह से अपने आप को सिखा रहे हैं इस पॉवर्टी के साथ, इस हंगर के साथ जीना। तो इस तरह से जो हाउस होल्ड्स है ये फर्दर स्टीप स्लोप पर जा रहे हैं, और ज्यादा हंगर बढ़ रहा है हमारी कंट्री में, और ज्यादा पॉवर्टी बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि रोज भूखे सो जाते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि बच्चे जो थे वो स्कूल जाया करते थे, कई सारे जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे वहां पे जो खाना प्रोवाइड होता था उससे उनका काम चल जाता था, न्यूट्रिशियस मील जो उनको प्रोवाइड की जाती थी उससे उनका काम चल जाता था। लेकिन अब तो स्कूल्स भी बंद हो गई हैं, तो उन्हें काम पर भेज दिया जाता है, या तो वो कोई छोटा मोटा काम करते हैं किसी के यहाँ पे जाके, या फिर वो वेस्ट जहां पर भी कचरा उन्हें नजर आता है वहां पर छानते रहते हैं, बीनते रहते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं कि क्या उनको कोई चीज खाने के लिए या फिर बेचने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरह के चीजें हो रही हैं। अब प्रॉब्लम जो है उसका कॉज क्या है मेन, ये बताते हैं ऑथर, पब्लिक पॉलिसी फेलियर्स, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है उसमें क्या क्या फॉल्ट्स थे जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। कुछ ग्लोबल रिपोर्ट्स आई हैं जिनकी हिसाब से ये कहा गया है कि मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर में जाने वाले हैं बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ लॉकडाउन एंड द पेंडेमिक, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जो है वो ये कहता है कि कम से कम 400 मिलियन नए वर्कर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर रिस्क है ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। इसके अलावा भी इससे ज्यादा वरीन चीज ये है कि ग्लोबल पॉवर्टी जो है वो ज्यादातर शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया, यानी कि इंडिया जो है, इंडिया भी साउथ एशिया के अंदर आता है, तो हमारी भी हालत जो है वो और ज्यादा बिगड़ने वाली है, ठीक है। ये जो इम्पैक्ट है ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है और ज्यादा बढ़ सकता है,
क्योंकि अभी का जो टाइम है, हमारे जो सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स है वो बिल्कुल वीक है। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कि हम हमारे पुअर को सहारा दे सके या फिर जो होमलेस लोग हैं उनको एक घर दे सके। हमारे जो ये सिस्टम्स है वो बहुत बेकार है, ठीक है। तो ये जो इम्पैक्ट्स है पेंडेमिक के, हो सकता है ये अगले कई सालों तक रहें, ठीक है। एक यूएन का स्पेशल रिपोर्टर है जिसका ये कहना है कि फिलिप एल्स्टन है उनका नाम, उसका ये कहना है कि एक स्टडी पब्लिश हुई थी जुलाई में जिसके हिसाब से 250 मिलियन लोग थे जो कि अक्यूट हंगर की रिस्क पर है, यानी कि बहुत टाइम तक वो हंगर झेलने वाले हैं। तो उनको लगता है कि ये इम्पैक्ट जो है ये लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, बहुत टाइम तक चलने। और वो जो इंसान है फिलिप एल्स्टन, वो कहता है कि ये इसमें गलती सबसे ज्यादा गवर्नमेंट्स की है, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो हैं वो ये नहीं मान रहे कि उनके जो एफर्ट्स थे पेंडेमिक को खत्म करने के लिए या पॉवर्टी को खत्म करने के लिए वो जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, वो इस बात को नहीं मान रहे। और साथ में वो क्या कर रहे हैं कि जो भी उनकी पॉलिसीज फेल हुई है उन्हीं को रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग अप्रोचेस जो उन्होंने इस्तेमाल करी थी, जो फेल हो चुकी हैं, सबको पता चल गया है कि वो फेल हो गई हैं, उसके बाद भी वो उन्हीं पॉलिसीज को, उन्हीं अप्रोचेस को बार बार जो है रिपीट कर रहे हैं। तो यही जो एंगर है वो फिलिप एल्स्टन निकाल रहे हैं गवर्नमेंट्स के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी फेलियर जो हैं वो उनका सबसे बड़ा रीजन ये है कि गवर्नमेंट को नहीं पता कि किस तरह से इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को संभाला जाए, क्योंकि इसकी स्केल और डेप्थ इतनी ज्यादा है, इतने ज्यादा लोग इससे इम्पैक्ट हुए हैं, गवर्नमेंट नहीं जानती कि अब क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला रीजन जो उन्होंने दिया वो ये है कि ऑथर जो दे रहे हैं वो ये है कि सीनियर जितने भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लेवल्स हैं वहां पर बहुत कम नॉलेज है, या लोग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे इस बात को कि बहुत क्राइसिस आ गई है इंडिया में हंगर की और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है लोगों को। तो जो सीनियर लेवल्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, वो लोग जो हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, अगर आपको याद हो, थोड़े टाइम पहले एक नई स्कीम आई थी जिसके हिसाब से क्रेडिट दिया गया था फॉर एमएसएमईज, जो छोटे मोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए दिया गया था। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही थी ऑन क्रेडिट, यानी कि वो पैसा देना चाह रही थी मार्केट के अंदर। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डिमांड और प्रोडक्शन दोनों ही क्रैश हो चुका है, तो यहाँ पे आप कितना भी पैसा लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने यहाँ पे जितने भी लेबर राइट्स हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश करिए इस टाइम पर, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे इस टाइम पर वो माइग्रेट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पे। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है कई सारी जगह पर उन्होंने ये कोशिश करी है कि पेंडेमिक का बहाना बना के वो इन लेबर्स की जो हालत है उसको और ज्यादा वीकन कर दे बाय रिमूविंग द प्रोटेक्शंस दे हैव फ्रॉम द लॉ से जो उनको प्रोटेक्शंस मिले उनको हटाने की बात कर रही हैं कई सारी गवर्नमेंट्स। कुछ गवर्नमेंट्स कह रही हैं कि भाई इनका वर्कर्स का वर्क डे जो है उसको 12 घंटे कर देना चाहिए, या फिर इनका जो प्रोटेक्शन है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए 3 साल तक, ठीक है। इसके अलावा भी ये कहा जा रहा है कि इनका जो स्टेट बॉर्डर्स से मूवमेंट है उसको भी रेगुलेट करना चाहिए। तो ये सारे जो गवर्नमेंट है वो लेबर को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, उनके लिए जो लॉज बनाए गए हैं उन्हें भी वीकन करने की कोशिश कर रही है। अब ऑथर ये कह रहे हैं कि अब जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बिल्कुल अपने हाथ जो है वो झड़क दिए हैं और उसने कह दिया है कि भाई तुम अपने आप खुद को संभालो, हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया, ठीक है। तो अब पेंडेमिक से पहले भी इंडिया की हालत कोई बहुत खास अच्छी थी नहीं। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो आती है उसके अंदर हम 117 देशों में से 102 नंबर पर थे, यानी कि कितनी बुरी हालत थी हमारी। हमारे यहाँ पे कितने ज्यादा हंगरी लोग होंगे हम सोच सकते हैं। और इनफैक्ट हम किन कंट्रीज से पीछे थे, हम नेपाल से पीछे थे, पाकिस्तान से पीछे थे, बांग्लादेश से पीछे थे, जो हमसे कम डेवलप्ड है, हम इनसे ज्यादा डेवलप्ड है, फिर भी हमारे यहाँ हंगर की जो इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी जो है पूरी तरह से स्टटर कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, पिछले 50 सालों में जितना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था उतना अब हो गया है, ठीक है। और दुनिया में सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हमारे यहाँ लगाया गया था, ठीक है। तो उस वजह से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स गंवा दी हैं, है ना। तो हमारे यहाँ जो डिमांड और सप्लाई की पूरी चेन है वो पूरी तरह से रुक गई थी उस टाइम पे। तो जिस तरह से कोविड-19 इन्फेक्शन स्प्रेड होता जा रहा है, नए नए स्टेट्स में होता जा रहा है, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट्स में होता जा रहा है जहां पर जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ज्यादा खराब है, तो वैसे वैसे जितने होमलेस और पुअर लोग हैं वो और ज्यादा
खत्म होते जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि उनकी जो है उनको वैसे भी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज तो मिलती नहीं है सिटीज के अंदर, तो उन्हें कोई खास हेल्प नहीं है गवर्नमेंट से, उनको खाना नहीं मिल रहा है और कोरोना वायरस भी फैला हुआ है, तो वो एक तरह से वो डेंजर ही है उनके लिए, ठीक है। तो जो पुअर की जो प्रॉब्लम्स है वो तो बढ़ने ही वाली है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो कम नहीं होने वाली, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। और जिस तरह से वायरस जो है वो इनकी बॉडीज को खत्म कर रहा है, राविज कर रहा है इन हंगर और डिस्ट्रेस से भरी हुई बॉडीज को, तो स्टेट जो है वो इनको पूरी तरह से छोड़ चुका है, अकेला अबंडन कर चुका है, ठीक है। और कोई भी रिलायबल एक्सेस नहीं है इनके लिए फॉर केयर, फॉर मेडिकल हेल्थ, कोई इनको एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, कोई हेल्प नहीं दी जा रही है। फिर भी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स है वो ये कहते हैं कि भाई कई सारी सेक्शंस ऑफ मीडिया है, इनफैक्ट मिडिल क्लास के लोग, जो रिच लोग हैं, वो सब इनडिफरेंट है इन सारी बातों से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेबर के साथ क्या हो रहा है, माइग्रेंट्स के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट हमारी जो गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेटर्स को खरीद रही है, गवर्नमेंट्स को टॉपल करने की बात हो रही है कि भाई इस गवर्नमेंट को गिरा देंगे, उधर की गवर्नमेंट को गिरा देंगे, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स खरीदे जा रहे हैं, रफाल खरीदा जा रहा है, डिसेंटर्स को जेल में भेजा जा रहा है, अलग अलग एजेंडास चलाए जा रहे हैं, राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन चला रहे हैं, मतलब ऐसी चीजें की जा रही हैं जो कि अभी के टाइम में इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अभी के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है कोविड-19 से लड़ना, और जो पुअर लोग हैं, जो हंगर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाना। तो गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से अनफोकस्ड हो गई है, उसने पूरी तरह से पुअर और हंगरी लोगों को छोड़ दिया है अकेला, और वो फालतू चीजों में लग गई है। और ऑथर का ये कहना है अभी के टाइम में मिलियन ऐसे लोग हैं, मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं जो कि क्रॉनिक हंगर और इंटेंस पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं इंडिया में। और इंडिया के अंदर ये अभी तक की ओवर हाफ अ सेंचुरी यानी कि पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है, जिसके लिए हम लोग इतने इनडिफरेंट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या है, यानी कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है। तो मुझे लगता है पैसेज ये कहना चाह रहा है कि अभी भी जो पॉवर्टी और हंगर की प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हो पाई है, फिर भी जो गवर्नमेंट है, जो मिडिल क्लास है और जो रिच लोग हैं वो इस बात से बिल्कुल इनडिफरेंट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम से वो लोग सफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ए है, आफ्टर द कंट्री हैज अनलॉक्ड द डिस्ट्रेस ऑफ मास हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैज पास्ड, ये बात बिल्कुल गलत है, पास नहीं हुई है, अभी भी चल रही है। Due to public policy failures, millions of people are being thrust into poverty and hunger. Statement बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये पैसेज का एम नहीं बता रहा है। पैसेज का एम पब्लिक पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना नहीं था। द गवर्नमेंट सेक्शंस ऑफ मीडिया एंड मिडिल क्लास आर इनडिफरेंट एज मिलियंस स्लिप इनटू क्रॉनिक हंगर एंड इंटेंस पॉवर्टी, ये बात बिल्कुल सही है। और यही कहना चाह रहे थे कि भाई इतनी पॉवर्टी हंगर बढ़ता जा रहा है, बट गवर्नमेंट जो है वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, और जो मिडिल क्लास और रिच लोग हैं उन्हें भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। The location of global poverty is likely to shift towards middle income countries and South Asia. Again, statement correct है, लेकिन ये पैसेज का मेन एम नहीं था, सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑथर जो है वो फिलिप एल्स्टन को कोट करते हैं, तो ऐसा वो क्यों करते हैं। फिलिप एल्स्टन जो है उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो ऐसी पॉलिसीज बना रही है जिससे पेंडेमिक में कोई फायदा हो नहीं रहा है, बल्कि इनफैक्ट नुकसान हो रहा है, और उसके बाद भी ये पता चलने के बाद भी कि वो पॉलिसीज गलत हैं या उनसे फेलियर हो रहा है, तब भी वो उन पॉलिसीज को रिपीट कर रहे हैं। तो इसी बात से फिलिप एल्स्टन जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, उन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही गवर्नमेंट्स की। ए है, क्रिटिसाइज द पब्लिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एज इट इज बिजी इन बाइंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ द पेंडेमिक, ये बात गलत है। ये काम जो है ये ऑथर ने किया था। फिलिप एल्स्टन जो है वो बहुत सारी गवर्नमेंट्स पर एम कर रहे थे, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने नहीं बोला है। Strengthen his argument that the public policies lack the ability to deal with the scale and depth of the pandemic, ये बात बिल्कुल सही है। फिलिप एल्स्टन को इसीलिए ऑथर ने कोट किया है ताकि इनकी बातें जो है वो ऑथर की बातों को सपोर्ट कर सके, क्योंकि दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसीज जो हैं वो पेंडेमिक के लिए सही नहीं बनाई जा रही हैं, बेकार पॉलिसीज हैं, और फिर भी उन्हें रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। Suggest that existing government is responsible for crisis of hunger and unemployment, ये भी गलत है, क्योंकि existing government की बात नहीं कर रहे थे फिलिप एल्स्टन। Exaggerate the issues of hunger and poverty in India, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि एग्जैजरेट नहीं किया जा रहा है, यही एक्चुअल सिनेरियो है इंडिया में हंगर और पॉवर्टी का। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है? ऑथर का आर्ग्यूमेंट ये है कि कुछ कम्युनिटीज है विच आर स्लीपिंग डीपर इनटू द वांट, यानी कि पहले से ही उनकी हालत खराब थी, अब और ज्यादा खराब हो रही हैं। ए देखते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इनटू द रैंक्स ऑफ हंगरी इंक्लूडिंग लेड ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये जो न्यू एंट्रेंट्स हैं इन्होंने पहले कभी हंगर और पॉवर्टी नहीं देखी है, क्योंकि पहले इनके पास जॉब्स हुआ करती थी। ठीक है, ये न्यू एंट्रेंट्स है, यानी कि दे आर नॉट स्लिपिंग डीपर, दे आर जस्ट स्लिपिंग। अभी वो सिर्फ स्लिप हुए हैं, स्लिपिंग डीपर नहीं कह सकते हम इनके बारे में, क्योंकि इनकी हालत और ज्यादा बदतर नहीं हुई है। People who dependent on migrants for survival have to feed the migrants that have returned। ये भी गलत होगा, क्योंकि उनकी सिचुएशन और ज्यादा जो है पहले से वर्स थी और ज्यादा वर्सन हो गई है। इसके बारे में यहाँ बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि ये सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसके अंदर अब माइग्रेंट्स को भी उनको फूड प्रोवाइड करना पड़ रहा है। There is nothing except some small private charities to shield the poor from blistering winds of hunger। ये भी गलत है, क्योंकि अगेन स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से ये है कि पहले से उनकी हालत खराब थी और अब और ज्यादा खराब हो गई है। तो इसके अंदर ये बात हमें नहीं नजर आती कहीं भी कि जो स्मॉल प्राइवेट चैरिटीज हैं तो वो उनको खाना दे रही है ना, सो दे आर नॉट स्लिपिंग डीपर। इस बात से हमें ये प्रूव नहीं होता। कैजुअल डेली वेज वर्कर्स, वीवर्स, आर्टिसंस जो भी हैं, रिक्शा पुलर्स have always lived precarious lives but now their destitution is palpable। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले से ही इनकी लाइफ्स बहुत ज्यादा बेकार थी और अब जो है इनकी लाइफ्स और ज्यादा बदतर हो गई हैं, वर्सन कर गई है इनकी सिचुएशन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फ्री कुक्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के बारे में इनकरेक्ट है? ठीक है, फर्स्ट है, इट वॉज अ क्रूशियल पब्लिक लाइफलाइन फॉर द पीपल हु लॉस्ट देयर जॉब्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए। ये एक बहुत अच्छी लाइफलाइन थी उन लोगों के लिए जिनके पास कोई जॉब नहीं था, जो हंग्री लोग थे। ओवर 10 लाख पीपल वर फेड इन अबाउट 1000 सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बात गलत है, पूरी दुनिया में नहीं हमने किया था ये खाना खिलाने का काम, ये सिर्फ हमने दिल्ली के आसपास किया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड हैव ऑर्गेनाइज्ड इट विथ मोर कंपैशन एंड रिस्पेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने किया था, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा तरीका है जो कि पुअर नहीं सीख रहे हैं टू लिव विथ क्रॉनिक हंगर? यानी कि इनमें से 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जो कि पुअर कर रहे होंगे टू लिव विथ क्रॉनिक हंगर, और एक होगा जो कि वो नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, ए है, चिल्ड्रन आर सेंट आउट फॉर स्क्रैबलिंग थ्रू वेस्ट फॉर एनीथिंग दैट कैन बी ईटन और सोल्ड। ये चीज वो लोग कर रहे हैं। फूड इनटेक इज रिड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ईटन एंड नंबर ऑफ मील्स। ये भी वो लोग कर रहे हैं। न्यूट्रिशियस बट अफोर्डेबल पोर्शंस ऑफ वंस डाइट आर एलिमिनेटेड। ये बात बिल्कुल गलत है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर रहे। जो अफोर्डेबल होगा उसको वो अपनी डाइट से क्यों निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, राइट। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। दे टीच देयर बॉडी टू एंड्योर विथ लेसर फूड एवरी डे। ये बात भी सही है, ये भी वो लोग कर रहे हैं, सो सी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। 6th है, द ऑथर वुड मोस्ट लाइकली अग्री टू। किस बात से वो अग्री करेंगे? ए है, द डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द क्लोजर ऑफ एंटायर इकोनॉमी विल पास एज सून एज द पेंडेमिक एंड्स। ये बात गलत है, ऑथर ऐसा नहीं मानते, उनको लगता है कि इसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकते हैं। Rather than acknowledging how badly the efforts to end poverty are faring, government are doubling down on existing approaches that are clearly failing। ये बात बिल्कुल सही है, इससे ऑथर एग्री करेंगे, क्योंकि जब फिलिप एल्स्टन ने यही बात बोली थी तो ऑथर ने कहा था कि उनका जो एंगर है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, यानी कि वो सही बात कह रहे हैं। As the virus ravages bodies enfeebled by hunger, the state can do nothing but abandon the poor। ये बात गलत है, ठीक है। स्टेट कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है, ऑब्वियसली, है ना। The immense suffering of the poor is invisible in India because the rich and middle classes make up the majority of the population। ये भी गलत है, ऐसा कहीं आपको पैसेज में नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि ज्यादातर पॉपुलेशन रिच और मिडिल क्लास है, इसलिए हमें सफरिंग नहीं दिखाई देती पुअर की। प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो रिच और मिडिल क्लास है वो बहुत ज्यादा इनडिफरेंट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इन सब चीजों को हम इन्फर कर सकते हैं फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट 1।
A है many state governments used the pandemic to further weaken the protection which the law currently provides informal workers. ये बात सही है, ये हम पैसेज से इन्फर कर सकते हैं. India has fallen behind its neighbors Nepal, Pakistan and Bangladesh in the Global Hunger Report of 2019. ये भी हम कर सकते हैं इन्फर. At senior levels of Indian government, there is little acknowledgement of the depth of crisis of hunger. ये भी correct है, passage में दिया गया है. To review the economy and in particular MSMEs, the finance minister has mindfully relied mostly on credit. ये बात गलत है, इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि ऑथर कहते हैं कि ये जो क्रेडिट पर रिलाय कर रही हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो बिल्कुल भी माइंडफुल नहीं है, वो बिल्कुल गलत सोच है उनकी. सो डी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी ऐसी पब्लिक पॉलिसी है जो कि फैलेशियस नहीं है, ठीक है, बेकार पॉलिसी नहीं है. ए है द गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग राम टेम्पल व्हाइल मिलियंस आर स्लिपिंग इनटू हंगर एंड पॉवर्टी. ये एक फैलेशियस पब्लिक पॉलिसी है, ये बेकार पब्लिक पॉलिसी है क्योंकि ये लोग इतना पैसा इतना टाइम उसके कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हैं जितना फोकस अभी इनको हंगरी और पुअर लोगों पे करना चाहिए था. In the free cooked food distribution program, people were forced to line up for hours for a ladle of food. Again, यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी में ये एक फॉल्ट था, बट ये पॉलिसी एंटायरली खराब नहीं थी क्योंकि इससे कई सारे ऐसे लोग जिनकी जॉब्स छूट गई थी उनको खाना मिल रहा था. ठीक है, सो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए क्योंकि यही एक एग्जाम्पल है जो कि फैलेशियस नहीं है पब्लिक पॉलिसी. द फाइनेंस मिनिस्टर हैज रिलाइड ऑन क्रेडिट टू रिवाइव द इकोनॉमी. ये भी एक गलत पब्लिक पॉलिसी है ऑथर के हिसाब से. सम गवर्नमेंट्स यूज द पेंडेमिक टू वीकन लेबर प्रोटेक्शन लॉज. ये भी हमारा एक बेकार पब्लिक पॉलिसी था. गवर्नमेंट्स जो है वो लेबर्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है. सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि एग्जैसरबेट को रिप्लेस नहीं कर सकता. ठीक है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि एग्जैसरबेट का एंटोनिम है. ठीक है, सिनोनिम नहीं है, एंटोनिम है. ए है एलिविएट. ये ही हमारा एंटोनिम होना चाहिए क्योंकि एलिविएट मतलब खत्म कर देना होता है और यहाँ लिखा हुआ है द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर विल फर्दर एग्जैजरबेट, यानी कि जो पुअर की प्रॉब्लम्स है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है और ज्यादा बेकार होने वाली है, अच्छी नहीं होने वाली है ना. तो एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज को सही कर देना, किसी चीज को अच्छा कर देना. लेकिन एग्जैजरबेट जो है उसका मतलब यही होता है कि आप किसी चीज को और ज्यादा बेकार कर रहे हो. एग्रेवेट कर देना का भी यही मतलब होता है कि आप किसी चीज को और ज्यादा बुरा कर रहे हो, इंटेंसिफाई कर रहे हो या वर्सन कर रहे हो और ज्यादा बिगाड़ रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा पैसेज में ऑथर का टोन रहा है, टोन किस तरह का था पैसेज में. ए है अफेक्शनेट. तो मुझे लगता है कि ए ही करेक्ट होना चाहिए क्योंकि एक तरह से ऑथर बहुत कंसर्न शो कर रहे थे उन लोगों के लिए जो पुअर हैं, हंगरी हैं, जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं, है ना, जिनके पास कोई पब्लिक हेल्थ सिस्टम नहीं है. तो उनके लिए बहुत कंसर्न थे ऑथर, इसीलिए उन्होंने ये पैसेज लिखा था. इसलिए उनकी टोन भी काफी अफेक्शनेट थी. कमांडिंग नहीं थी, वो किसी को ऑर्डर्स नहीं दे रहे थे. ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब होती है जब हम पर्सनल ओपिनियंस नहीं देते. इसके अंदर ऑथर ने अपने काफी सारे पर्सनल ओपिनियंस दिए हैं, उन्होंने कोई फैक्ट्स बताए हैं कई सारी जगह, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर अपने ओपिनियंस भी दिए हैं. डिसअप्रूविंग यानी कि वो किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्रिटिसाइज तो वो कर रहे हैं लेकिन पूरे पैसेज में ये टोन नहीं है उनकी. क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो पब्लिक पॉलिसीज को, लेकिन एक तरह से ये पैसेज एक अफेक्शन की वजह से लिखा है उन्होंने, एक कंसर्न की वजह से लिखा है क्योंकि वो इंडिया के अंदर जो ये क्राइसिस आई है उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है. ठीक है, सो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए. We have now reached the end of the session. Please like, share, subscribe and comment below to let us know what you think about the video. Jai Hind.